हरिओम तत्सत। नमस्कार, मैं स्वामी सिद्धार्थ देव पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से आप सबका स्वागत करता हूं इंडिया टीवी योगा के इस कार्यक्रम में। और आज हम फिर से एक साथ जुड़े हैं थायराइड और इससे एसोसिएटेड व्याधियों के बारे में जानने के लिए, और साथ ही हम जानेंगे कि योग के किन किन अभ्यासों के माध्यम से हम थायराइड एवं इससे संबंधित रोगों का शमन कर सकते हैं, अपने जीवन को थायराइड से मुक्त कर सकते हैं। थायराइड एक ग्रंथि का नाम है जो कि आपके गले में स्थित होती है, और थायराइड का काम है अपने शरीर के कैल्शियम मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का एक अहम तत्व है। हमारे मसल्स में जो भी एक्शन होते हैं, एक्शन पोटेंशियल जो भी होता है मसल्स में, और साथ ही हड्डियों में जो भी कठोरता होती है कैल्शियम के कारण से ही होती है। और साथ ही साथ थायराइड का विटामिन डी के सिंथेसिस में भी एक योगदान है, विशेष योगदान है। तो थायराइड से संबंधित जब भी विकार उत्पन्न होते हैं तो शरीर की हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, मस्कुलोस्केलेटल समस्याएं उभरने लगती हैं, मसल्स स्पाज्म होने लगते हैं, और धीरे धीरे ओस्टियोपोरोसिस, हड्डियों की कमजोरी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। थायराइड मुख्य रूप से दो स्टेजेस में होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म में थायराइड की जो क्रिया प्रणाली है, जो एक्शन है, वो सामान्य से अधिक बढ़ जाता है, और जब नॉर्मल से अधिक थायराइड बढ़ जाए तो उस कंडीशन में ड्वार्फिज्म नामक एक अन्य विकृति पैदा होती है शरीर में। और जब ड्वार्फिज्म होता है तो हाइट की ग्रोथ जो होती है वो नॉर्मल से भी कम रह जाती है। और इसी के इतर हाइपोथायरॉयडिज्म एक अलग कंडीशन है जिसमें थायराइड का जो लेवल है नॉर्मल से भी कम हो जाता है। और जब नॉर्मल से कम थायराइड का सेक्रेशन होने लगे तो जिजाइंटिज्म नाम की एक नई बीमारी शरीर में उत्पन्न होती है, और उस बीमारी में व्यक्ति का नॉर्मल से कुछ अधिक ही शरीर का ग्रोथ होने लगता है, जो भी शरीर के लिए हानिकारक होता है। तो आज हम जानेंगे कि किन किन योगाभ्यास के माध्यम से हम अपने थायराइड रिलेटेड समस्याओं को ओवरकम कर सकते हैं, इन्हें मिटा सकते हैं और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। कुछ हम आसनों का अभ्यास देखेंगे, कुछ प्राणायाम का अभ्यास देखेंगे, और एक्यूप्रेशर पॉइंट भी हम अंतिम में बताएंगे कि किन एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के माध्यम से हम थायराइड के विकार में लाभ पा सकते हैं। आसनों में सबसे पहले हम करेंगे सिंहासन का अभ्यास। सिंहासन के लिए वज्रासन में हम आ जाएंगे। वज्रासन में आने के लिए दोनों पैरों को फोल्ड करके हम इस प्रकार से बैठ जाएंगे, और उसके पश्चात दोनों पैरों को सामने की ओर से खोल लेंगे और दोनों पैरों के बीच में बैठ जाएंगे। अपने हिप्स को ज़मीन पर टिका देंगे, बॉडी को थोड़ा आगे की ओर मूव करेंगे और हाथों को इस प्रकार से रखेंगे। अपनी दृष्टि को, आंखों की पुतलियों को ऊपर की ओर रखेंगे, आकाश की ओर, और जीभ को बाहर निकालेंगे, और गले से पूरी तरह से जितना हो सके उतनी तीव्र, उतनी तेज आवाज निकालते हुए सिंह के समान गर्जना करेंगे। फिर अंत में गले की मसाज कर लेंगे। गले की मांसपेशियों को थोड़ा सा इस प्रकार से हाथ से सहलाते हुए रिलैक्स कर लेंगे, और अंत में लगभग 3 से लेकर 5 बार 7 बार तक आप सिंहासन का अभ्यास कर सकते हैं। अधिक अभ्यास नहीं करना है, क्योंकि अधिक अभ्यास के कारण से गले की मांसपेशियों में टियरिंग होने की संभावनाएं होती हैं। थायराइड के लिए हमने सिंहासन का अभ्यास देखा। आगे हम देखेंगे वज्रासन में, फिर से हम वापस आ जाएंगे, और वज्रासन में आगे हम देखेंगे अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास। जो पूर्ण उष्ट्रासन कर सकते हैं वे पूर्ण उष्ट्रासन भी करें, और उष्ट्रासन के लिए घुटनों के बल पर खड़े हो जाएं। धीरे धीरे आराम से अपने हाथों को पीछे की ओर लेते हुए एडी पर टिका दें, और दोनों हाथों को इस प्रकार से एडी को पकड़ लें। इस प्रकार से दोनों हाथों से होते हुए अपने पूरे शरीर का भार अपनी एडी पर ही टिका दें। इसी स्थिति में 2 मिनट से लेकर 10-10 मिनट आप बने रहें, क्योंकि अगर हमें डिजीज़ में लाभ पाना है तो हमें 5-10 मिनट तो कम से कम आसनों का अभ्यास करना ही चाहिए। प्राणायाम का समय भी हमें लगभग 1.5 घंटा रखना चाहिए।
1 से 1.5 घंटा, अगर हम किसी भी रोग में विशेष लाभ पाना चाहते हैं तो। इस प्रकार से हमने देखा कि उष्ट्रासन के माध्यम से हमारी जो गले की मांसपेशियां हैं, क्योंकि हमारे गर्दन पीछे की ओर झुक जाती है, और जो थायराइड है या फिर हम बोलें गले की जो मांसपेशियां हैं और गले के अंदर गले वाले रीजन में जो भी स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, चाहे वो फेरिंग्स हो, लेरिंग्स हो, एसोफेगस की नाल हो या फिर गले की मसल्स ही क्यों ना हो, और साथ में थायराइड ग्लैंड भी हमारे गले में ही मौजूद होती है, इन सब में ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है। हमारी गर्दन जब पीछे की ओर होती है तो ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होने की वजह से यहाँ का न्यूट्रिशन सप्लाई बढ़ता है। आगे हम देखेंगे अर्धचंद्रासन। अर्धचंद्रासन के लिए घुटनों के बल पर खड़े हो जाएं, दोनों हाथों को इस प्रकार से बांध लें और अपनी बॉडी को, अपने ट्रंक को पीछे की ओर झुका दें। ब्रीथ नॉर्मल रहेगी। इसी स्थिति में होल्ड करके रखें लगभग 5 मिनट से लेकर 10 मिनट कम से कम, अगर थायराइड के रोग में विशेष लाभ पाना चाहते हैं तो ये हमने बैठकर किए जाने वाले आसन देखे। आगे हम देखते हैं लेटकर हम किस प्रकार से थायराइड के लिए आसन कर सकते हैं। पीठ के बल लेट जाएं, और पीठ के बल लेटने के पश्चात वज्रासन में अपने पैरों को बांध लें। आप पद्मासन लगाकर भी लेट सकते हैं और लेटकर भी आप पद्मासन लगा सकते हैं। उसके पश्चात अपनी फर्स्ट 2 फिंगर्स से पैरों के अंगूठों को पकड़ लें एवं अपनी गर्दन को इस प्रकार से उठाकर पीछे की ओर कर दें। इसी स्थिति में 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक आप बने रहें तो आप कुछ समय में, कुछ दिनों से लेकर कुछ महीनों के अभ्यास में अवश्य पाएंगे कि आपके थायराइड का जो विकार है धीरे धीरे शांत हो रहा है। और आगे हम देखते हैं सर्वांगासन एवं हलासन। हलासन के लिए दोनों पैरों को आराम से इस प्रकार से उठाते हुए पीछे की ओर टिका देंगे। पैर बिल्कुल सीधे रहेंगे और इसी स्थिति में थोड़ी देर बने रहेंगे। आपका मेरुदंड और दोनों पैर बिल्कुल सीधे रहे, हाथ भी बिल्कुल सीधा रहे। इसी आसन से सर्वांगासन में हम आएंगे। कुछ देर सर्वांगासन में बने रहने के पश्चात फिर से हलासन में आएंगे और आराम आराम से हम अपनी यथास्थिति में वापस आ जाएंगे। तो सर्वांगासन और हलासन का हमने अभ्यास किया। उसके पश्चात हम देखते हैं पेट के बल किया जाने वाले आसन जो कि थायराइड में लाभप्रद होते हैं। तो हम देखेंगे भुजंगासन। भुजंगासन के लिए पेट के बल इस प्रकार से लेट जाएं और भुजंगासन का पहला अभ्यास, गर्दन को श्वास भरते हुए ऊपर की ओर उठा दें, चेस्ट तक के पार्ट को ऊपर की ओर उठा दें और ऊपर की ओर उठाकर ब्रीथ नॉर्मल रखें। जितनी देर तक होल्ड कर सकते हैं उतनी देर तक होल्ड करें। इस प्रकार से भुजंगासन का पहला अभ्यास हमने किया। आगे हम देखेंगे भुजंगासन का दूसरा अभ्यास। इसके लिए अपने नाभि तक के पार्ट को ऊपर की ओर उठा दें, लंबा गहरा श्वास भरते हुए, ब्रीथ नॉर्मल। भुजंगासन का दूसरा अभ्यास भी आप जितनी देर तक होल्ड करके रख सकते हैं उतनी देर तक होल्ड करके रखें अपने शरीर को। वापस। अब भुजंगासन के तीसरे अभ्यास के लिए दोनों पैरों में गैप कर लें और अपने पूरे शरीर को जितना हो सके उतना ऊपर की ओर उठा दें। पैर जमीन से सटे रहें और अपने बॉडी को ट्विस्ट करें लेफ्ट साइड। आपकी दृष्टि
राइट पैर के एड़ी पर हो। जितनी देर तक आप होल्ड करके रख सकें, यथाशक्ति होल्ड करके रखें। फिर से वापस आ जाएं और दूसरी साइड से हम इसे फिर से दोहराएंगे। वापस। इस प्रकार हमने भुजंगासन का अभ्यास किया। अब आगे हम बाईं करवट लेते हुए आराम से ऊपर की ओर उठकर बैठ जाएंगे। और अब आगे आप पद्मासन में, सुखासन में या फिर वज्रासन में, जिस भी आसन में लंबे समय तक बैठ पाएँ, सुखपूर्वक बैठ पाएँ, उस आसन का आप चयन कर लें। आगे हम करेंगे ग्रीवा संचालन के अभ्यास, जिनका भी थायराइड की ग्रंथि पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। ग्रीवा संचालन के लिए गर्दन का सूक्ष्म व्यायाम हम करेंगे। सामने की ओर, पीछे की ओर। विशेष रूप से हम सूक्ष्म व्यायाम में ग्रीवा संचालन के अभ्यास करेंगे थायराइड के विकारों में। लगभग 10 मिनट से लेकर 15 मिनट तक हम गर्दन का इस प्रकार से सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। होल्ड करके रखेंगे लगभग 30 सेकेंड और फिर 30 सेकेंड ही पीछे की ओर होल्ड करके रखेंगे। इस प्रकार से 5 मिनट सामने की ओर झुका लिया एवं पीछे की ओर झुका लिया और 5 मिनट गर्दन की ट्विस्टिंग का हम लूजनिंग एक्सरसाइज करेंगे। इसे बस हम कह रहे हैं लूजनिंग एक्सरसाइज, बाकी इसका गर्दन से संबंधित जो भी स्ट्रक्चर हैं, थायराइड ग्लैंड, उस पर भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार से उसके पश्चात नेक ट्विस्टिंग करेंगे। इस प्रकार से लेफ्ट साइड 30 सेकंड होल्ड करने के पश्चात फिर राइट साइड 30 सेकंड होल्ड करेंगे, फिर लेफ्ट साइड 30 सेकंड एंड राइट साइड 30 सेकंड होल्ड करेंगे। इस प्रकार से 30-30 सेकंड से लेकर आप 1 मिनट तक भी होल्ड करके रख सकते हैं। और सबसे अंतिम में हम गर्दन को गोल गोल घुमाएंगे। पच्चीस राउंड हम लेफ्ट से राइट साइड गर्दन को घुमाएं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज गर्दन घुमाएं और 25 बार ऑपोजिट साइड के साथ भी घुमाएं, आराम आराम से। इस प्रकार से हमने नेक मूवमेंट किया। और आगे हम देखेंगे प्राणायाम का, क्योंकि प्राणायाम का भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है थायराइड रिलेटेड डिसऑर्डर्स पर। सबसे पहले हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम के लिए आप ज्ञान मुद्रा का भी चयन कर सकते हैं, अपान मुद्रा का भी चयन कर सकते हैं। वायु मुद्रा को संयोजित रूप से लगा दिया तो अपान वायु मुद्रा का भी चयन कर सकते हैं, प्राण मुद्रा का भी चयन कर सकते हैं। एकाग्रता बनाए रखने के लिए ज्ञान मुद्रा, इसी को ध्यान मुद्रा भी कहते हैं, बहुत अच्छी मुद्रा होती है। जिनको पेट से संबंधित समस्याएं होती है वो वायु मुद्रा का चयन करें, और जिनको कॉन्स्टिपेशन की समस्याएं हैं वो अपान वायु मुद्रा का चयन करें, उनके लिए श्रेयस्कर रहेगा। और इसी अवस्था में कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करें। कपालभाति प्राणायाम 1 सेकंड में एक स्ट्रोक, कम से कम इतनी स्पीड तो रहनी ही चाहिए। कपालभाति प्राणायाम के लिए आप इमेजिन करें कि आपके नाक के सामने एक मोमबत्ती रखी हुई है और आपको उसे बुझाना है, लेकिन बुझाने के लिए मुख से नहीं, नाक से आपके श्वास बाहर निकलनी चाहिए और इस वेग में निकलनी चाहिए कि वह मोमबत्ती की लो बुझ जाए। तो मुख बंद करके ऐसा इमेजिन करें कि सामने मोमबत्ती है और इसी को आप बुझा रहे हैं। इस प्रकार से कपालभाति के स्ट्रोक्स लगाएं। इसमें आपका पूरा प्रयास रहेगा एक्सहेलेशन पर, इनहेलेशन अपने आप होती रहेगी। और साथ ही प्रयास करें पेट जितना हो सके उतना अंदर जाए,
बिना किसी कठिनाई के सुखपूर्वक हम जितना हो सके उतना पेट को अंदर की ओर खींचने का प्रयास करें। इस प्रकार से कम आधा घंटा कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करें। और आगे हम देखेंगे उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम के लिए लंबी गहरी श्वास इस प्रकार से भरेंगे कि गले में उस श्वास का संकुचन हो, गले की मांसपेशियों में कॉन्ट्रैक्शन हो, उस श्वास को इनहेल करते हुए। किस प्रकार से करेंगे एक बार देखें। श्वास भरने के पश्चात अपनी गर्दन को सामने की ओर झुका लेंगे, ठोड़ी को सामने की ओर लगा देंगे और इसी अवस्था में जितनी देर तक आप श्वास को होल्ड करके रख सकते हैं उतनी देर श्वास को होल्ड करके रखेंगे। यथाशक्ति होल्ड करने के पश्चात राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे और लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास बाहर निकाल देंगे। इसी प्रकार से उज्जाई प्राणायाम की आवृत्ति आप 7 बार से लेकर 11 बार 21 बार तक करें। आगे हम देखेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए वायु मुद्रा आप बना लें और राइट नोस्ट्रिल को बंद कर दें अपने राइट हाथ के अंगूठे के माध्यम से और लेफ्ट नोस्ट्रिल से डीप इनहेल करें। डीप इनहेल करने के पश्चात लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करके राइट नोस्ट्रिल से श्वास बाहर निकालना है। अब राइट नोस्ट्रिल से ही डीप इनहेल करेंगे और लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास को बाहर निकाल देंगे। फिर से लेफ्ट से श्वास लें, राइट से श्वास छोड़ें और राइट से श्वास लें। लेफ्ट से छोड़ दें। और इसी प्राणायाम को आधा घंटे से लेकर एक डेढ़ घंटे तक आपको करना है अगर आपको विशेष लाभ पाना है अपने रोग पर। और अंतिम में हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम एवं उद्गीत प्राणायाम, जिसका भी डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है हमारे गर्दन के संबंधित स्ट्रक्चर पर या फिर हम कहें थायराइड ग्लैंड पर। भ्रामरी प्राणायाम के लिए पहली उंगली माथे पर, शेष 3 उंगलियां आंखों पर एवं गाल पर और कान अंगूठे से बंद। लंबा गहरा श्वास लेंगे और मुख को बंद रखते हुए नाक से ही भंवरे के समान गुंजन करेंगे। इस प्रकार से 3 बार से लेकर 7 बार, 21 बार, 51 बार तक आप भ्रामरी प्राणायाम का गुंजन करें। उसके पश्चात उद्गीत प्राणायाम के रूप में आप ओंकार का गुंजन करें अपने मुख से श्वास बाहर निकालते हुए। लंबा गहरा श्वास लेंगे। अंत में दोनों हाथों को आपस में रगड़कर आंखों पर कोमलता के साथ हल्का सा रब करते हुए, कान पर गाल पर रब करते हुए धीरे धीरे आंखों को खोल देंगे
और इस प्रकार से अगर हम नियमित बताए गए योगासनों को एवं प्राणायाम को अभ्यास करते हैं तो अवश्य ही हमारे थायराइड के विकार में, थायराइड की डिजीज़ में लाभ होता है। आगे हम देखते हैं एक्यूप्रेशर के किस पॉइंट से हम थायराइड में लाभ पा सकते हैं। तो आप अंगूठे से लगभग थोड़ा सा नीचे, जहाँ अंगूठे की अंतिम लाइन समाप्त होती है, उसी के जस्ट नीचे इस स्थान पर एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाएं तो अवश्य ही थायराइड में लाभ होता है। लगभग 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक खाली पेट एक्यूप्रेशर पॉइंट को आपको प्रेस करना है, इस प्रकार से। योगासनों के एवं प्राणायाम के और साथ ही साथ एक्यूप्रेशर के नियमित अभ्यास से आप अपने थायराइड की डिजीज से स्वयं को मुक्त कर सकते हैं और एक प्रसन्नतापूर्वक अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं, एक खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हैं। आज यहीं पर हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं इसी क्रम में आगे के किसी एपिसोड में। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।